देखिए, गणित का प्रारंभ करते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनसे गणना की जाती है। जैसे कोई भी गणना कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। ठीक है, तो जो नंबर हैं जिनसे हम गणना करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं, कहाँ तक? जहाँ तक भी जा पाए। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर लें, किसे? शून्य को, और प्राकृतिक संख्याएं बाकी तो है ही हैं, तो ये जो सेट हमारा कहलाएगा ये सेट होगा किसका? पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में देखो, एक तो हमारी हुई पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक में कितने तरह से होते हैं? एक तो धन पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक जैसे +1, +2, +3, इनके आगे कोई चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। इनके आगे -1, -2, -3 ये होते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है ना, इनको हम I पे माइनस इससे भी डिनोट करते हैं ऋण पूर्णांक को। ठीक है, और एक रहा हमारा जीरो। अगर हम इन सबको मिला दें, 0, -1, -2, -3, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। और इधर 1, 2, 3 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। तो ये जो सेट बनेगा ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है ना, ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक और जीरो, इन सबको मिला दें तो क्या होगा? हमारा पूर्णांक। ठीक है, अब देखो, अगर हम इनको संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें, संख्या रेखा समझते हैं क्या होती है? संख्याओं की रेखा। ठीक है, तो देखो, एक ये आता है जीरो। जीरो से दाईं तरफ चलेंगे तो धन पूर्णांक होंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अगर इसके बाईं तरफ चलेंगे तो ये ऋण पूर्णांक होंगे -1, -2, -3, -4 ये होंगे। ठीक है ना, अब आप ये देखो, यहाँ पर क्या होगा? जीरो, जीरो के पास -1 है, -1 है, और इससे अगर दूरी देखें तो -4, -5 की दूरी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों में तुलना की जाए कि -1 और -5, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कौन सा बड़ा है? माइनस। ठीक है ना, हम डिस्टेंस देखते हैं कि जीरो से इन दोनों के बीच की दूरी किसकी कम है? जिसकी कम होगी वो बड़ा होगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए देखिए, अगली चीज है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि देखो, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दें तो इसकी वैल्यू क्या आती है? अपरिभाषित। ये होता है अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ही, अपरिभाषित और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट होता है अनंत,
अनंत भी अपरिभाषित है, और अपरिभाषित तो अपरिभाषित है ही है, इसलिए हम इसको इन्फिनाइट भी बोल देते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर इसमें 0 अगर q हो जाएगा तो क्या ये मान रहेगा, कोई मान नहीं रहेगा, इसलिए कंडीशन लगाई जाती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगला है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या है कि इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे देखो पाई है, ठीक है, √2 है, √5 है, √8 है, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि सभी धन पूर्णांक, बेस सभी धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो का वर्गमूल अपरमेय संख्याएं होता है। समझ में आया? वे सभी धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, मतलब वर्गमूल ले रहे हैं, तो ये कैसी संख्या बन गई, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर होता कि √4 पूर्ण वर्ग है, किसका, 2 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, तो ये कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। तो वे सभी धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, अगर उनका वर्गमूल ले लिया जाए तो जो निकलेगा वो कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे पाई है, कई बार इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पाई अपरमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अब देखिए ऐसा क्यों है, जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है, 3.1487 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और 22/7 का भी मान ये होता है, दशमलव के 3 या 4 अंकों तक, लेकिन पूरी तरह से जो पाई है वो इसके 22/7 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इस पाई को 22/7 वैल्यू रख दी जाती है, समझ में आया। इसलिए पाई कैसी संख्या है, अपरमेय, और 22/7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में, खासकर पूछा जाता है एग्जाम में कि पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पाई कैसी संख्या है, अपरमेय, और 22/7 कैसा है, परमेय, ठीक। देखिए इसके बाद में आता है रियल संख्याएं या वास्तविक संख्याएं। परमेय और अपरमेय अगर इन सब संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। परमेय प्लस अपरमेय, अगर दोनों तरह की संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, वास्तविक, यानी रियल नंबर, ठीक है। परमेय प्लस अपरमेय, इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। देखिए इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्या यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए, दो का पूरा भाग चला जाए, वो कैसी संख्याएं होंगी, सम संख्या। या फिर ऐसे समझिए कि जिनका इकाई अंक
जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक इन नंबर्स में से कोई भी संख्या है तो वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। ठीक है ना? जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से कोई भी संख्या इकाई का अंक है तो वो कैसी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं। ठीक है। दूसरा विषम संख्याएं। विषम संख्या, अब इनके बाद जो बची वो कैसी होंगी? विषम संख्या, जिनमें 2 का भाग न जाए। न जाए का मतलब कुछ शेष बचे या फिर दशमलव में मान दे, तो वो कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनमें से कोई भी अंक होगा, इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो वो कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। ठीक है ना? अगर इनमें से कोई भी अंक होगा तो वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्याएं। ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है। और इसको यौगिक भी कहते हैं। यौगिक संख्या, एक ही बात है ये। ठीक है ना? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी जो खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं का जिनमें भाग चला जाए। ठीक है ना? वो कैसी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं। खुद व एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य हों। जैसे देखो 4 है, 4 में 1 का तो जाएगा ही, 2 का भी जाएगा और 4 का जाएगा, तो 3 अंकों का जा रहा है ना भाग। ठीक है ना? तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। लेकिन अगर यहीं पर अभाज्य संख्या देखी जाए, कैसी? अभाज्य। तो अभाज्य में क्या होगा? अभाज्य में जो खुद से व एक से, यानी जिसमें या तो खुद का भाग जाए या फिर केवल एक का जाए, तो वो कैसी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? जैसे देखो 3 है, 3 में या तो एक का भाग जाएगा या फिर खुद का जाएगा 3 का। ठीक है। दूसरी 2 देखो, 2 सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 2। अब 2 देखें तो 2 में देखो 1 का जाएगा या फिर कितने का जाएगा? 2 का। ठीक है ना? 1 का जाएगा या फिर 2 का जाएगा। ठीक। साधारण भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिनके क्या फैक्टर होते हैं? 2। एक खुद और एक, वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। कौन सी होगी? 2। अब देखिए इसको घुमा के ऐसे भी पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये 2 है, ये सम है। ठीक है ना? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। और पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर भी 2। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कितनी आएगी? 3। ठीक है ना? कई बार ये पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है। चलिए देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी बताई कितनी, 2। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। हमने बताया कि अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि जिसके 2 ही हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। देखो सम अभाज्य संख्या वो भी कितनी है, 2, और विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है ना। अब देखिए ये पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या तो ये होगी कितनी होगी, 15। देखें निकाल के, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या होगी, तो क्या संख्याएं होंगी, 15। और अगर पूछे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, ये होगी कितनी, 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछे तो कितनी होंगी, 25। ठीक है ना, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं ऐसे जोड़े होते हैं, 2 संख्याओं के जोड़े संख्याओं के ऐसे जोड़े या 2 संख्याओं के जोड़े जिनमें केवल संख्या 1 उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है ना, जैसे कोई भी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके अगर कॉमन लिया जाए जिनमें से, तो केवल क्या आए, 1 आए। वो संख्याएं आपस में भाज्य भी हो सकती हैं, एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है, दोनों अभाज्य हो सकती हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, 8 15 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। यानी इन दोनों में से जो कॉमन बनेगा वो केवल क्या बनेगा, 1। इन दोनों से कॉमन 1। ठीक है ना। अब ये क्या है, देखो 7 8 ये अभाज्य है और ये कैसी है, भाज्य। ठीक है ना, तो इनसे भी दोनों से कॉमन क्या है, 1। यानी ऐसे पेयर आप कोई से भी पेयर उठा लो जिनसे अगर कॉमन लिया जाए तो केवल कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, केवल 1। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में होना चाहिए। पूर्ववर्ती संख्या यानी एक पहले की, एक पहले की। जैसे देखो कोई संख्या है 15, इसका अगर पूर्ववर्ती पूछे
तो पूर्ववर्ती एक पहले क्या आएगा 14। तो 15 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 14, ठीक है ना। परवर्ती, परवर्ती इसको अनुवर्ती भी कहते हैं और इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। यह होता है एक बाद की, ठीक है। ये थी एक पहले की और ये एक बाद की, ठीक है। एक बाद की, जैसे मान लो कि कोई संख्या इसने दी 15 और पूछे आपका 15 का परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कुछ भी पूछ ले, तो 15 का क्या हो जाएगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 17, 17 का क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो जो संख्या दी है उसमें कितना जोड़ दें 1, ठीक है ना। और अगर 16 का पूछे तो इसमें 1 जोड़ दो, 17 का पूछे तो इसमें 1 जोड़ दो, यानी जो संख्या पूछा जाएगा उससे एक आगे की संख्या क्या होगी, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या फिर परवर्ती, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम में ये देखना है कि कौन सी संख्या किस से विभाज्य होगी, ठीक है ना। कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी या नहीं होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 2 का। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 1 से तो सभी होती हैं, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। यानी कि और ये कब आता है, जब संख्या कैसी हो, सम हो। बताया था ना सम और विषम में। तो इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य कोई संख्या है तो वो कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और सम संख्या की कंडीशन क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है ना। दूसरा 3 का, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो, इसकी कंडीशन क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी कि जो संख्या दी है उस संख्या के अंकों का योग कितने से विभाज्य हो, 3 से। जैसे देखो ये कोई संख्या दी है और ये पूछे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंकों का योग करो, 3 + 2 + 3 + 1 और इसमें क्या का भाग दे दें 3 का। अगर ये पूरा पूरा चला जाए तो विभाज्य है, अगर पूरा पूरा नहीं जाए तो विभाज्य नहीं है। देखो 3, 2, 5 और 3, 8 और 1 9, 9/3, 3 बार पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। देखो ट्राई करते हैं, 3 से काटो इसे, 3 × 1 3, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 × 7 21, 2 बचा, 3 × 7 21, 1077 बार पूरी कट गई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये कोई संख्या है, ठीक है। देखो इसके अंकों का योग करो, 4 और 2 6 और 3 9 2 11, 11 में अगर 3 का भाग लगाएं तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा ना पूरा, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है और ये वाली 3 से विभाज्य है, ठीक है। देखो 3 का भाग लगा कर देखें तो 3 × 1 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 × 1, अब 2 में तो जाएगा नहीं तो ये 2 क्या बचेगा शेष। समझ में आया। यानी 3 का जो रूल है वो ये है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए 4 का देखो, 4 अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है, कोई संख्या कितने से विभाज्य है 4 से, तो उसका रूल ये है कि उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में
4 का पूरा पूरा भाग जाए। अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये कोई संख्या है और ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसकी विभाज्यता की जांच करने के लिए केवल बाद के दो अंक उठाओ। बाद के दो अंक क्या है? 32, 32। 32 में क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 8 बार। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अगर यहीं पर ये कोई संख्या है, ठीक है ना, और इससे पूछे कि क्या ये 4 से विभाज्य है, तो इसके जो अंतिम दो अंक हैं 14, अंतिम जो दो अंक हैं इनमें 4 का भाग लगाओ। अगर ये 4 से विभाज्य हो रहा है तो है, और 4 से विभाज्य नहीं हो रहा तो नहीं है। 14 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ शेष बचेगा, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं। ठीक है ना, समझ में आया। अगला देखो 5 का, 5 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो इसका नियम क्या होगा कि इकाई का अंक 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। इकाई का अंक इन दोनों में से एक होना जरूरी है। अगर इन दोनों से एक नहीं है इकाई का अंक, तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखो ये 3 संख्याएं हैं आपके सामने एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब पूछा है हमसे क्या ये 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो केवल इकाई के अंक पे जाओ। इसका इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये 5 से विभाज्य होगी। इसका इकाई का अंक 5, ये भी विभाज्य होगी। इसका इकाई का अंक 1, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आया। तो विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है 6। 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 को अगर हम देखा जाए तो 6 को क्या लिखते हैं? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो क्या होगा? ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब 6 से विभाज्य होगी तो देखो यहाँ से देखो 2 का क्या है? इकाई का अंक कैसी होनी चाहिए? सम संख्या, इकाई अंक सम होना चाहिए ना। ठीक है, और 3 का रूल क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यह है। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल देखें, देखिए ये एक एग्जाम्पल है। देखो ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो देखो पहली संख्या अगर देखें तो ये संख्या है, ये दिख रहा है कि इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसका मतलब ये संख्या सम है। पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। दूसरी देखेंगे अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 और 2 6 और 3 9 4 13 और 2 15। 15 में अगर 3 का भाग लगाएं तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये कैसे डिवाइड है? 6 से। ठीक है। दूसरा देखो, ये देखो इकाई का अंक क्या है? 4, यानी सम संख्या है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 अंकों का योग आया। क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। तीसरा देखो, इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक सम होना जरूरी है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए।